नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश में बेटियों के उत्पीड़न से जुड़ी हुई दो राज्यों में बड़े आंदोलन, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में, और इन सब के बीच भारत बंद। जाहिर है थोड़ा ध्यान तो बंटना तय था और वैसा हुआ भी। देश के जनमानस को आज की तारीख में बेटियों के साथ हुए उत्पीड़न ने झकझोर रखा है और ये कार्यक्रम भी पहले से प्रस्तावित था, तो इस कार्यक्रम को भी अंजाम दिया गया और बहुत सी जगहों पर जबरदस्त इसका असर, लेकिन बहुत सी जगहों पर जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि 2 अप्रैल जैसी बात हो जाएगी, कुछ उस तरह की बात देखने को नहीं मिल पाई। उसकी और भी वजह हो सकती हैं, क्योंकि देखा यही गया आज दिन भर के जो समुदाय है SC ST का, उसमें भी ऐसा लगा जैसे कि इस आंदोलन को लेकर अलग अलग राय थी। कुछ जगहों पर इस आंदोलन के विरोध में भी SC ST नजर आए कुछ वर्ग, और कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो कि विरोध तो नहीं कर रहे थे लेकिन शांत पड़े हुए थे। और इन सब के बीच आज का जो आंदोलन सड़कों पर देखा गया, जाहिर है वो इस बात को याद दिलाने के लिए तो काफी था ही कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जन समुदाय, खासतौर पर दलित वर्ग का। लेकिन सरकार की तरफ से कोई फौरी तौर पर ही सही कोई बात कह दी गई हो, ऐसा नहीं हुआ। नहीं कुछ ऐसी बात सामने आई जिससे लगे कि इस आंदोलन का कोई असर होता दिखाई पड़ रहा हो। हालांकि ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जिनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है दलित मूवमेंट में, और जिनके होने का मतलब ये होता है कि ये बड़ा गंभीर आंदोलन है और एक दिन के आंदोलन में सब कुछ जाहिर है हो नहीं पाता है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमें दिखी जहां पर जालंधर में वाल्मीकि समाज के लोग मिठाइयां बांट रहे थे, कह रहे थे कि हम इस आंदोलन के समर्थन में हैं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में, जहां एक तरफ यह आंदोलन जबरदस्त आकार लेता हुआ दिखाई पड़ा सभी राज्यों से ज्यादा बिहार और राजस्थान में, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी थे और उनके समर्थक भी, जो कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे में जाहिर है कि सरकार अब अपने तरीके से चीजों को परख रही है। वो परख रही है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये एक सॉलिड एक आंदोलन नहीं है, बल्कि इस आंदोलन को अंजाम देने वाले लोगों के भीतर ही शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विभेद हो गया है। खासतौर पर उस बहस को हवा मिलती दिखाई पड़ रही है जिसके तहत कहा यह जाता है कि जो SC ST समाज में भी ऐसी जातियां हैं आरक्षण का ज्यादा लाभ उठा चुकी हैं, उनको आखिरकार थोड़ी जगह, थोड़ी जमीन उन्हें भी देनी चाहिए, अपने भाइयों को जो लाभ उठाने के दौर में पीछे रह गए हैं, जिनमें शिक्षा दीक्षा उस तरह से अभी भी नहीं हो पाई है। इस अवधारणा को किस तरह से एक करके दलित समाज अपने आप को एक यूनिफाइड शक्ति की तरह पेश करता है आने वाले दिनों में, ये देखा जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार को थोड़ी बहुत राहत इस बात से जरूर मिल रही होगी, और शायद यही वजह है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही कह लीजिए, उन्होंने कोई अपनी राय इस फैसले पर नहीं रखी है, कोई पुख्ता राय जो कि पार्टी प्लेटफॉर्म से रखी जाती है। सब चुपचाप देखना चाहते थे कि 21 अगस्त का आंदोलन आखिरकार होता कैसा है। हालांकि जहां तक सरकार की राय का सवाल है, आप जानते हैं सरकार ने तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखी है और वो इस बात को मानती है कि वर्गीकरण जो है वो समय की जरूरत है, पर राजनीतिक रूप से कोई बात कही गई हो अभी तक मुख्य 2 पार्टियां जो है हमारे देश में, कांग्रेस और बीजेपी, उनके द्वारा ऐसा नहीं है। भीमार में खासतौर पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वो काफी सक्रिय इस पूरे आंदोलन में दिखाई पड़ रही है और उसने जबरदस्त तरीके से अपने कैडर्स के जरिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
राजस्थान में कई जगहों पर आंदोलन को आकार देने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र में संभावना थी कि आंदोलन बड़ा बन सकता है, लेकिन वहां अपना ही बदलापुर को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसने सारा ध्यान खींचा है और देश का ध्यान, जाहिर है आप जानते हैं, आरजी कर अस्पताल कोलकाता में घटित घटना और अब बदलापुर की घटना ने अपनी तरफ खींचा है। पर इन सब के बीच में एक और खबर है जो आपसे साझा करनी है, और वो ये है कि भले ही सड़कों पर समाधान इस आंदोलन के जरिए निकलता सा दिख रहा हो, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अदालत में एक आस जागी है और कुछ लोग जो कि इस फैसले से असहमत हैं वो आगे आए हैं। एक वकील साहिबा के द्वारा रिव्यू पिटिशन इस फैसले के खिलाफ दायर की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में यह रिव्यू पिटिशन पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। आप जानते हैं पुनर्विचार याचिका का मतलब वो कि जो फैसला आया है उस पर अदालत की वही बेंच फिर से विचार करे। अमूमन ऐसा कम होता है कि अपने दिए हुए फैसले में सुप्रीम कोर्ट कोई तब्दीली लाता है, ऐसा कम ही होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात बताता है जो कि कानूनी रूप से उसमें कहीं कमी दिखाई देती है उस फैसले के तहत, तभी देखा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है। तो क्या पुनर्विचार याचिका में कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी कमी, संवैधानिक कमी दिखाई जा सकेगी? और अगर ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित करने में अगर ये पुनर्विचार याचिका करने वाले सफल हुए, तो शायद इस फैसले को हम दूसरे रूप में आते देखेंगे, शायद ये फैसला निरस्त हो जाए। वरना ज्यादातर जो उदाहरण हैं वो यही सी बात के हैं कि पुनर्विचार याचिकाओं में फैसले वही रह जाते हैं। तो रास्ता क्या बच जाता है? रास्ता बच जाता है यही कि सरकार कोई इस तरह के अध्यादेश लेकर के आए जिसमें वो इस फैसले से अपनी असहमति जताती हो, या फिर संसद में इस तरह के फैसले के खिलाफ कोई कानून लेकर के आए। वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, इसके खिलाफ वो लेकर के आए। पर आज के आंदोलन में उस तरह की जो ताकत उन्हें नहीं दिखी जो 2 अप्रैल वाली ताकत थी, तो जाहिर है कि वो भी सोच रहे होंगे कि क्या इस फैसले के समर्थन में एक वर्ग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में क्या कोई एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है? क्या कोई ऐसी भावना है कि कुछ लोग पीछे रह गए हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं? ये तमाम बातें होंगी जो कि सरकार के कंसीडरेशन में होंगी और जाहिर है कि इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर मशवरा करने के बाद सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। अब नैतिक जितना समर्थन मिला उसमें भी ध्यान दे लीजिए किनका किनका मिला है। बिहार में तेजस्वी यादव का समर्थन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समर्थन, उसके अलावा कांग्रेस का भी समर्थन था, लेकिन वो उस तरह से सामने आकर के बातें कर रही हों, बयान दिए जा रहे हों, वो तो नहीं दिखा। शायद एक दुविधा ये हो रही है कि इस आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के जो दक्षिण भारतीय नेता हैं वो हैं, उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुफीद है, वो सही है। जो उत्तर भारतीय हैं उन्हें लगता है कि नहीं है। ऐसे में दुविधा ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी है, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, और वो चुप है इसी बात को लेकर। पर इन सब के बीच एक दबाव पर तो सरकार है ही, वो दबाव जो कि वो अपने आप में महसूस कर रही होगी आज जब उसने पाया होगा कि सरकार में ही मंत्री चिराग पासवान वो इस फैसले के खिलाफ उतर गए। इस दबाव को महसूस जरूर किया गया होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि केंद्र का कोई मंत्री अपनी ही सरकार से कहे कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं और आप इसके ऊपर कदम उठाइए। जाहिर है कि ऐसी ताकतें जो कि आज की तारीख में सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही हैं कि इसको बदल दीजिए, वो विपक्ष की हैं, उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। और यहीं पर आज बहुत से लोगों ने चिराग पासवान को वो क्रेडिट दिया, वो श्रेय दिया कि अपनी बातों को रखने में वो सफल रहे, और कहीं ना कहीं इस बात की याद दिलाई कि एक बड़ा वर्ग है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत है। और इसीलिए आज थोड़ी बात चिराग पासवान की इसलिए क्योंकि
हालांकि सरकार की अवधि बहुत छोटी है, बहुत ही कम दिनों की है मोदी 3.0 की सरकार, लेकिन उन्होंने समय समय पर अपनी मौजूदगी जता करके शायद ये साबित करने की कोशिश की है कि भले ही वो सरकार के हिस्से हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन जहां बात उसूलों की है, जहां बात हक और अधिकार की है, वहां पर चिराग पासवान हमेशा उनके साथ खड़े नजर आएंगे जो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी आज की तारीख में इस संघर्ष में भारत बंद के साथ थी, बावजूद इसके कि जीतन राम मांझी इस फैसले का समर्थन कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट से आया है। बावजूद इसके कि बहुत से ऐसे दल थे जो कि एनडीए में ही हैं, वो समर्थन कर रहे थे। जैसे ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि जो ज्यादा प्रभावशाली हैं, जो ज़्यादा संपन्न हैं, उन लोगों को क्या आरक्षण उसी तरह से मिलना चाहिए, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए जो थोड़े पीछे रह गए हैं? वही सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है। सही क्या है, गलत क्या है, इस बात को तय करने के लिए जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पुनर्विचार याचिका के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जिस तरह से एक स्टैंड लिया आज की तारीख में, सरकार में रह के भी सरकार से इतर स्टैंड, क्योंकि सरकार ने इस फैसले के विरोध में अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक सोच आगे आई है। और इस घटनाक्रम के बाद बहुत से लोगों को आज की तारीख में लग रहा है कि चिराग पासवान में वो संभावना है कि वो अगर तटस्थ बनकर सरकार के हिस्से बनकर खड़े रहते हैं तो कई मौकों पर सरकार को सही फैसले लेने में शायद वो प्रेरित कर पाएंगे, शायद वो मदद भी कर पाएंगे। और ऐसे में याद आता है कि एक श्रृंखला है कई फैसलों की जिसमें कि उन्होंने स्टैंड लेने की बात को दर्शाया है, दोहराया है। मुझे याद है जब बात शुरुआत हुई थी कि साइन बोर्ड लगाए फल विक्रेता, और जब कांवड़ यात्रा की बात हो रही थी, खासतौर पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो साइन बोर्ड लगाएं, और उस वक्त कुछ नेता जो सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए थे, उसमें चिराग पासवान भी थे, जयंत चौधरी भी थे। ये एक ऐसी बात थी जिसकी सराहना बहुत से लोगों ने की, कहा कि सरकार के साथ रहकर अगर इस तरह की बात कोई कर पा रहा है तो हमें उसके निश्चित दायरे को सम्मान देते हुए इस बात के लिए सराहना करनी पड़ेगी कि वो उस दायरे में रह करके भी जो बात उचित है उसे कहने की क्षमता रख रहा है। लेकिन बात वहां से निकली तो बात आगे भी बढ़ी। वक्फ बिल आया तो उस वक्त सरकार बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज थी, तभी तो अपने पहले बिल के तौर पर उसको लाई, लेकिन उसे जेपीसी को भेजना पड़ गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक 22 तारीख यानी कि गुरुवार को होनी है। ये बैठक होगी, लेकिन इस बैठक के होने और उसके बाद कई और बैठकों के होने में यह बिल थोड़ा पीछे चला गया। इस बारे में सब लोग जानते हैं। बिल पीछे चला गया तो किसकी वजह से? कहा यही जाता है कि सरकार में कई पार्टियां थीं, जिसमें कि टीडीपी, जिसमें कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड, ये सभी दलों ने मिलकर ये तय किया कि हमें सरकार के साथ इस बिल में नहीं जाना है। उन्होंने सरकार की मुखालिफत खुल कर नहीं की, सरकार के साथ ही रहे, लेकिन अंदर खाने अपनी असहमति या अपनी असहजता जो जताई, उसी का परिणाम कहा जाता है कि बिल बिना बहुत विशेष मांग रखे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दी गई। बहुत आसान नहीं होता है, आप जानते हैं, किसी बिल का जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चले जाना, और ऐसे में ये सहयोगी दल अपनी भूमिका निभाने में सफल हुए, ये कहा जाता है। इसके बाद बात अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई पड़ी जब लैटरल एंट्री पर स्टैंड लेने का अवसर आया, और उस वक्त हम लोगों ने देखा कि टीडीपी ने भी साथ छोड़ा। उसे भी लगता है कि लैटरल एंट्री जो 45 पदों पर केंद्र सरकार कर रही थी, उस पद पर जो विशेषज्ञों को वो लाना चाह रही थी, तो उसमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां भी हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कुछ दल थे जो सरकार के साथ थे,
लेकिन वो इस बात का विरोध करते हुए नजर आए, उसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर थी। और जो सबसे ज्यादा मुखर तरीके से इस बात को कह रही थी वो चिराग पासवान की पार्टी थी, और शायद ये वजह बनी कि इस मामले को भी वापस ले लिया गया और ये ठंडे बस्ते में चला गया। यूपीएससी अब कोई इस तरह की वैकेंसी शायद ही लेकर आने वाले समय में आए जिसमें कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो। ये ऐसे उदाहरण हैं जो कि एक व्यक्ति के राजनीतिक चरित्र को गढ़ रहे हैं, उसके सोच, उसके फैसलों को इस तरह से सामने लेकर आ रहे हैं कि समाज समझे कि आखिरकार वैसे ये राजनीति हो रही है हमारे देश में जो सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए तैयार है। साथ सरकार के होने का मतलब यह है कि सरकार के बहुत से फैसलों से सहमति रखते हैं चिराग पासवान। वो इस बात को मानते हैं कि सरकार आज की तारीख में इस काबिल है कि वो अगले 5 साल चलाए, इस देश में क्या नीतियां हो वो बनाए, लेकिन साथ ही साथ जो फैसले गलत आ रहे हैं वो कहने वाला कोई तो होना चाहिए, और उन फैसलों को कहने के लिए जो ताकत, जो हिम्मत चाहिए, शायद बिहार की जनता ने उन्हें दिया। 5 सीटें उन्हें लड़ने के लिए मिली, 5 की 5 वो जीत कर आए और केंद्र में मंत्री पद भी पाया, और इस तरह से अपने संघर्षों के दम पर जहाँ तक वो पहुँचे हैं उसका शायद केवल खुद को फायदा हो इस मंतव्य के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, वरना ये जो पॉलिटिकल रिस्क है, ये जो राजनीतिक रूप से किसी को चैलेंज कर देना, वो भी भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में भी बहुत फॉर्मिडेबल है, बहुत मजबूत है, उनके फैसलों के खिलाफ चले जाना मात्र 5 सांसदों के दम पर, क्या ये बहुत आसान है? जाहिर है आपका जवाब ना में होगा। और ऐसे में चिराग जल उठा है क्या? क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है सरकार में जो कि खड़े होकर के सही और गलत की परख हमेशा सरकार को कराएगा? इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को आज ये लग रहा था कि बहुत आसान नहीं रहा होगा किसी भी ऐसे दल के लिए जो कि सरकार का हिस्सा है, वो सरकार के खिलाफ खड़े होकर के कहे कि साहब ये फैसला अनुचित है सुप्रीम कोर्ट का, और आपकी खामोशी हमें नाराज करती है, हम सड़कों पर चले आए हैं। ये तेवर कायम रहेंगे क्या? क्या कोई ऐसी बात होगी जो कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान के तेवर को थोड़ा मॉडरेट करेगी, या फिर वो अपने इस स्टैंड पर कायम रहेंगे? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को, परखने को मिलेंगे। लेकिन वो बात भी याद पड़ती है जिसमें कि बार बार चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के करीब आकर के और उनकी तरफ से ये कहने की कोशिश की है कि उनकी सरपरस्ती में आरक्षण कहीं भी खतरे में नहीं है। उन्होंने बार बार आगे बढ़कर ये गारंटी ली है, कहने की कोशिश की है कि इस सरकार में कहीं भी कोई वैमनस्य आरक्षण के खिलाफ नहीं है, और इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ये वो बोलने की कोशिश करते हैं, और अब उस बात को वो अपने तरीके से साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण पर खतरा नहीं होगा। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में लोगों को इस आंदोलन में, जो कि आज घटित हुई, बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं जगाई इस आंदोलन ने, लेकिन यह भी तय कर दिया कि हमेशा सरकार को सोच समझकर ही इस तरह के सेंसिटिव विषयों पर फैसला लेना होगा। इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिरकार सरकार अब जब कि मामला फिर से अदालत में आ गया है, क्या स्टैंड लेती है, और क्या आज की तारीख में जो आंदोलन हुआ उसका असर सरकार पर रहता है? क्या इस बात का भी असर रहता है कि उसके ही सहयोगी दलों में से खासतौर पर एलजेपीआर चिराग पासवान ने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है? आप क्या सोचते हैं? आप भी लिखिए, हमें बताइए अपने कमेंट्स के जरिए। क्या कोई इस तरह की बात है जो कि सामने आ रही है, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर सरकार के भीतर, जो कि एक तरह से इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी की तरह हो उनके लिए, जो कि सही मुद्दों के लिए खड़े हैं? या फिर आपकी राय कुछ अलग है? हमें लिखकर बताइए, और ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए